गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी लंबे समय तक मैंने एक ब्रेक लिया, वजह थी अपनी कुछ वैयक्तिक व्यस्तताएं। इसी बीच रिट का एग्ज़ाम हुआ, प्रिलिमिनरी का रिज़ल्ट आ चुका है। आज मैं किसी परीक्षा संबंधी बातचीत करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ हूँ। आज मेरा मकसद सिर्फ अपने उन साथियों को एड्रेस करना है जिन्होंने व्हाट्सएप पर कुछ सवाल भेजे थे या मेरे चैनल पर कुछ क्वेश्चन डाले थे। उसमें से पहला सवाल यही था कि सर, इस कट थ्रॉट कंपटीशन के दौर में जब चारों तरफ हमें अंधेरा नज़र आता हो, सारे दरवाजे बंद महसूस होते हों, हम पॉजिटिव कैसे रहें? क्योंकि बड़ा आसान होता है ये कहना कि वी हैव टू बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना है, रहना चाहिए, रहना पड़ेगा अगर हम सफलता चाहते हैं। देखिए, पॉजिटिविटी या सकारात्मकता की कोई शक्ल नहीं है कि उसे दिखाया जा सके। ये एक एहसास है, एक फीलिंग है जो आपके मन मस्तिष्क में, आपके हृदय में पैदा होती है। लेकिन ये एक चूँकि एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, इसलिए इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे आपको ये पता चले कि वास्तव में सकारात्मकता होती क्या है, या हम कब ये कहते हैं कि कोई आदमी पॉजिटिव है या कब ये कहते हैं कि कोई आदमी नेगेटिव है। जहाँ तक नेगेटिविटी का सवाल है, नेगेटिविटी अपने साथ कुछ लक्षण लेकर आती है, जैसे व्यक्ति का आक्रोशित रहना, बहुत गुस्से में रहना, किसी से बात न करना। हालांकि किसी से न बात करने के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति नेगेटिव है इसलिए बात नहीं कर रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, और फिलोसफर्स कहते भी हैं कि जो जितना ज्ञानी है वो उतना ही साइलेंट है, उतना ही मौन रहता है। बट एज अ होल ये कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति आक्रोशित हो, अकेला रहना पसंद करता हो, बात बात पर गुस्सा होता हो, चिड़चिड़ा हो जाता हो, या हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को देखता हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति नेगेटिव है। इस पॉजिटिविटी बनाम नेगेटिविटी के मुद्दे को समझने के लिए हमें पुनः इतिहास की मदद लेनी होगी। हमें देखना होगा कि भारत का इतिहास या जो विश्व का इतिहास है वो कुछ ऐसी घटनाएं हमें बताता है जो सकारात्मकता और नकारात्मकता को समझने में हमारी मदद करती है। आप इसे कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। आपको याद होगा कि जब रॉलेट सत्याग्रह किया जा रहा था, उस रॉलेट सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी ने और जो सत्याग्रही थे उन्होंने मिस्टर रॉलेट की अध्यक्षता में बने हुए उस रॉलेट एक्ट का भरपूर विरोध किया, पूरे भारत को एकजुट किया और वो सत्याग्रह चल पड़ा। लेकिन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ जुड़ी हुई है एक बड़ी दर्दनाक घटना जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी जनरल डायर था। हालांकि उसने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उसका मकसद भारतीयों के दिलों में खौफ पैदा करना था ताकि वे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सर न उठा सकें। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, उस दौरान काफ़ी बड़े पैमाने पर सरकारी हिंसा की गई, सरकार द्वारा हिंसा की गई, हज़ारों लोगों को बंदी बनाया गया, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, और सरकार ने पहली बार इतना क्रूर दमन चक्र 1857 के बाद चलाया था। तो ऐसे समय में जब सब तरफ सरकारी दमन हो, जनता निराश हो चुकी हो, हज़ारों लोग डिटेन कर लिए गए हों, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हों, रोज़ी रोटी छीन ली गई हो, ऐसे समय में महात्मा गांधी की सकारात्मकता देखिए कि उन्होंने उसके तुरंत बाद सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि हम एक और बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और वो मूवमेंट होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आप हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। जब ये असहयोग आंदोलन अपने पूरे शबाब पर था, उस दौरान फिर एक बड़ी घटना घट जाती है जिसे हम चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं। चौरी चौरा नामक जगह पर जब सत्याग्रहियों का जुलूस जा रहा था, पुलिस वालों ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया और युवा सत्याग्रहियों ने उस पुलिस थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 19 या फिर 21 पुलिस वाले जिंदा जलकर मारे गए। गांधी जी ने ये मूवमेंट भी वापस से कॉल ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया। आप एक चीज़ देखिए कि जब आप महात्मा गांधी के समय को देखते हैं तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी का जो तरीका था वो था किसी चीज़ को शुरू करना, उसे चलने देना और फिर उसे विराम देना, पुनः शुरू करना, चलने देना, पुनः विराम देना, पुनः शुरू करना, पुनः चलने देना और पुनः विराम देना। तो ये बिगिनिंग एंडिंग की जो स्ट्रैटेजी थी, गांधी जी के शब्दों में कहें तो ये भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम को निरंतरता दिए जाने रखने के लिए ज़रूरी थी। कोई भी संघर्ष लंबा नहीं चल सकता। तो ऐसे में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अपेक्षित पूरी तरह परिणाम नहीं मिल पाए तो गांधी जी निराश नहीं हुए। उन्होंने फिर एक प्रयास किया और उसके बाद में फिर वो एक नया मूवमेंट लेकर आए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उससे भी पुनः वापस वैसे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए जैसी आशा थी। तो गांधी जी निराश नहीं हुए, वो 1942 में वापस क्विट इंडिया मूवमेंट ले आए। तो ये वो निरंतरता है। सकारात्मकता इसी निरंतरता का दूसरा नाम है। अब हम देखते हैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को, एक व्यक्ति जो इंडियन सिविल सर्विसेज में चौथी रैंक के साथ उत्तीर्ण हुआ हो, कलेक्टर बनकर आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए ICS का एग्ज़ाम दिया, सफलता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने उस पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया। जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया उस समय आज़ाद हिंद फौज की सहायता के सारे रास्ते लगभग बंद हो गए थे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को घेरा जाने लगा था, गिरफ्तारियां की जाने लगी थी, शूट किया जाने लगा था। और उस समय मेजर शाहनवाज़ हुसैन, कर्नल ढिल्लो, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें डिटेन किया गया। इस समय भी सुभाष चंद्र बोस सकारात्मक ही थे और आप देखिए उनकी सकारात्मकता कि जब आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो डिटेन किए गए अफसर और सैनिक थे उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उस दौरान भी जो आज़ाद हिंद फौज के सेना के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो सकारात्मक बने रहे। और उनकी सकारात्मकता इस बात में निहित थी कि जब हम पर मुकदमा चल रहा है तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट होगा, जाति विभेद भुला दिए जाएंगे, धार्मिक विद्वेष भुला दिए जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। जब लाल किले में वो मुकदमा चला तो पूरा भारत आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में खड़ा हो गया। ये है सकारात्मकता। तो सकारात्मकता को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सकारात्मकता एक ऐसी स्थिति है जब बिल्कुल अंधकार के दौर में भी हम ये देख पाएँ कि रोशनी की कोई किरण बाकी है। सकारात्मकता उस स्थिति का नाम है जब हम पूरी तरह से टूट जाएं और उसके बाद भी हम सिर्फ इसलिए खड़े रहें क्योंकि हमें ये उम्मीद हो कि नहीं, अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। उम्मीद है जो युवा परीक्षार्थी हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो इससे सबक लेंगे और ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगर उनके इस प्रयास में या प्रथम प्रयास में या द्वितीय प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली तो वो अगले प्रयास जारी रखेंगे। क्योंकि जब तक आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे, इस कट थ्रोट कंपटीशन के दौर में आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही और जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करूंगा मोटिवेशनल स्पीचेस के साथ, करियर गाइडेंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।